स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी जो क्लास 8th है उसका मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है ये RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित किया गया है। तो आपकी जो बोर्ड मेन एग्ज़ाम होगी उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हूबहू इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो आज हम आपको गणित के जितने भी सवाल हैं उनको बहुत ही आसान विधि से हल करना सिखाएंगे और आप जो मेन एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसमें जो क्वेश्चन आए तो उसको भी आप इसी प्रकार से आसानी से हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हल करने में कितना समय दिया जाएगा, तो वो समय दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। तो 2.5 घंटे में आपको सभी सवालों के जवाब देने हैं। और कुल कितने अंकों का ये पेपर होगा, ये होगा 80 अंकों का। 80 अंक के प्रश्न इस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, कितने नंबर का है, तो आप उसके आधार पर उनको सॉल्व करें। तो शुरू कर रहे हैं आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2/7 गुणा 3। तो आपने ये बहुत बार पढ़ा है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलता है, 0 ही प्राप्त होता है, मतलब शून्य ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने ABCD दिए गए हैं। तो इसमें जिस ऑप्शन में शून्य है, 0 है, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो वैल्यू पूछी है 2/7 गुणा 0 की, तो ये क्या आएगा 0। और गुणा करने में क्या कैसे होते हैं गुणा, 2/7 है और आगे गुणा है और इधर मान लो 1/7 है। तो गुणा में क्या होते हैं, ऊपर वाली संख्या गुणा होती है, नीचे वाली गुणा होती है। मगर यहाँ 0 से गुणा किया गया है तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण जो इक्वेशन है 3x - 1 = 14, इसमें बायां पक्ष कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में 2 पक्ष है, एक तो लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। लेफ्ट साइड का बायां पक्ष तो ये हो गया और दायां पक्ष ये हो गया 14 वाला। तो यहाँ बायां पक्ष होगा तो बायां पक्ष कितना होगा, तो यहाँ हमें अक्ष की वैल्यू, पहले अक्ष की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें पता चल जाएगा कि बायां पक्ष कितना होगा। तो यहाँ दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो हम देखें ऐसे क्वेश्चन हो तो आगे जो -1 है तो हम क्या करेंगे, दोनों में ही क्या करेंगे, +1 कर देंगे। 3x - 1, तो इसमें भी +1 बराबर 14 + 1, क्योंकि यहाँ अगर -1 है तो +1 लेना मतलब इनका उल्टा लेना है, दोनों साइडों में वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ -1 है तो दोनों साइडों में +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ -1 और +1 दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए। तो इधर तो बचे 3x बराबर इधर 14 और 1 15 हो गए। अब अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो अक्ष के साथ 3 है वो तो बट्टा में नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 15। 3 का 15 में भाग दिया, 5 आया। तो अक्ष की वैल्यू, अक्ष का मान 5 आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो अक्ष है उसकी जगह हमें 5 करना पड़ेगा। तो 3 है, फिर आगे अक्ष है तो गुणा में अक्ष है तो अक्ष की जगह हमें 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अक्ष की वैल्यू 5 आ गई, -1। तो 5 दिए 15 और -1 तो कितने आ गए, 14। तो बायां पक्ष जो है यही हमने निकाला, इसकी वैल्यू 14 आ गई। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और बराबर में भी 14 है तो दोनों पक्ष यहाँ बराबर हो चुके हैं। अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है वर्ग के, वर्ग मतलब जो स्क्वायर है उसके प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। तो आप जानते हैं वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और सभी कितनी कितनी होती हैं, 90 डिग्री की चारों भुजाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग होता है स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर आपसे पूछा है। तो इसको हल करेंगे तो 9 गुणा 9, तो 9 को 9 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 81। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, संख्या 5 की घन संख्या होगी। घन होता है क्यूब, तो यहाँ 5 दिया है तो 5 का क्यूब मतलब 5 जो संख्या इसको 3 बार लिखना है और गुणा करना है। यहाँ 3 है तो ये 3 बार आ गई, यहाँ 2 थे तो ये 2 बार आ गए। 5 गुणा 5 25, 25 को 5 से गुणा करो 125। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हम आज आपको आसान तरीके से ही इनका हल बता रहे हैं। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 6। अंकित मूल्य कि आप जो भी सामान लाते हैं उस पैकेट पर जो मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है, माइनस विक्रय मूल्य मतलब जितने में आप खरीदते हो वो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो हमेशा बट्टा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की। एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है? तो यहाँ हम देखें ऑप्शन ए वाले में 4x जो है इसी में एक पद है, x और y इसमें 2 पद हो गए, x y z इसमें 3 पद हो गए, x y वाले में 2 पद हो गए, तो इसी में सिर्फ एक पद है। प्रश्न नंबर 8 है 0.0000, 4 जीरो है आगे 3 5। इस संख्या का मानक रूप क्या होगा? तो इस संख्या का मानक रूप जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। कैसे होगा? तो आप जहाँ दशमलव है वहाँ 1 लगाएं और दशमलव के आगे जितनी संख्या उतने जीरो लगाओ। तो यहाँ देखें 4 तो जीरो है, 2 आगे 3 5 है, मतलब 6 जीरो है। तो यहाँ 10 के 6 जीरो हो गए, मतलब आगे 6 जीरो आ गए। जितने जीरो आते हैं उतने वहाँ पर आपको घात लगानी है। तो 35 जो है इसको 3.5 लिखना है, तो सभी ऑप्शनों में 3.5 दिया गया है। गुणा 10 की घात यहाँ कितनी करें? तो यहाँ 7 है, 7 जीरो तो है नहीं, अपने पास 6 जीरो थे, तो अपने पास 6 जीरो हैं तो 6 जीरो किसी में नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसमें 3.5 और इसमें -1 करना है, मतलब जितने भी आए घात उसमें से -1 करना है ऐसे किस्मों में। तो यहाँ इसमें -1 करेंगे तो 10 की घात -5 ये हो जाएगा। -5 में ये आपको लिखना है, ना कि +5 में। तो ये 10 की घात -5 वाला स ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ 8 संख्या होती तब अपने 8 जीरो होते तो अपने पास ये जवाब आ जाता। अगर यहाँ 3 जीरो होते तो -2 वाला आ जाता। यहाँ 4 जीरो होते, 4 ही संख्या होती, आगे 3 5 नहीं होता तो -3 वाला आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। और वैसे ये हल होगा कैसे? 3.5 गुणा 10 की पावर 6, इस प्रकार ये है। तो ये एक 10 की पावर इसमें कम कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा, और ये 3.5 गुणा 10 की पावर -5 ये हो जाएगा। फिर हम बात करें आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1, क्योंकि 19 से 19 कट गए, 29 से 29 यहाँ काटने नहीं, 19 को 29 से गुणा करो और -19 को 29 से करो, तो अपने पास जो संख्या आएगी वो 1 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। इसमें गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम आपको बताना है। तो इसके गुण धर्म का नाम हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये इसका गुण धर्म हो जाएगा, ये इसमें पूछा गया था। अब हम बात करें अगले प्रश्न नंबर 10 की। इसमें समीकरण दिया गया है 5x + 9 = 5 + 3x। तो ये आपके पास एक समीकरण है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे।
फिर अक्स की संख्या एक साइड ले आएंगे और जिसके अक्स नहीं लगा वो दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 5 अक्स है। फिर हम बात करें 3 अक्स है, 3 अक्स को बराबर से पहले लाएंगे तो इसका वो साइन है, मतलब निशान वो चेंज हो जाएगा। प्लस 3 अक्स है तो माइनस 3 अक्स ये हो जाएंगे। बराबर आगे 5 है, ये 9 बराबर से दूसरी साइड में लाएंगे तो प्लस के 9 है तो माइनस के 9 हो जाएंगे। अब हम करें 5 अक्स में से माइनस 3 अक्स कम किए 2 अक्स आ गए। बराबर 5 में से माइनस 9 कम किए माइनस 4 आ गए। अब हम अक्स निकालेंगे तो अक्स के साथ जो संख्या वो तो नीचे चली जाएगी और आगे -4 ऊपर आ जाएंगे। 2 को 4 से डिवाइड किया -2, तो अक्स की जो वैल्यू है अक्स बराबर -2, तो यही इसका हल हो गया। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक आपको ज्ञात करने हैं। तो इकाई का अंक है 1, इसमें है इकाई का अंक 7, तो इसके घन निकालने हैं। तो इस संख्या का 3331 बराबर इकाई का अंक 1 है, तो इसका घन निकालेंगे मतलब क्यूब है। तो इसको आगे हल करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी भी बार गुणा करें 1 ही आएगा, तो इसका तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। दूसरा वाला करें 1027, इसमें इकाई का अंक 7 है, 7 का क्यूब फिर बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 में 4 9 आया, 4 9 में 9 को 7 से गुणा किया, 4 9 63, तो इसमें इकाई का अंक 3 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक 3 आएगा और इसमें 1 आएगा। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात आपको निकालना है। तो पहले भारती के पेन, पेन हो जाएगा अनुपात, आगे लिखना है अनुपात मीनाक्षी के पेन। भारती के पेन 15 हो गए, अनुपात मीनाक्षी के पेन 45 हो गए। अब हमें एक ऐसी संख्या से इनको काटना है कि ऐसा पहाड़ा हमें यहाँ बोलना है जिसमें ये दोनों ही संख्याएं आ जाए। तो हम देखें शुरू से 2 का बोलें तो 2 वाले में तो ये नहीं आएंगे, 3 में आ जाएंगी ये, 3 पंजो 15 और यहाँ 3 एकम 3, 3 पंजो 15। फिर हम 3 का बोलेंगे, 3 से ये नहीं कटेंगे, 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5 और इधर 5 दिए 15, तो 1:3 ये इसका अनुपात आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ a की पावर m गुणा b की घात m का मान ABM होगा, तो ये सही है या गलत है। तो जहाँ आधार जो है वो अलग अलग हो और घातें जो हैं ऊपर की वो समान हो, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सही है। फिर है 10 की घात 24 में आधार का मान क्या होगा। तो यहाँ 24 दे रखा है, आधार तो कितना है 10 है, 24 क्या है घात है, तो ये क्या है असत्य है। अब आप आगे दिया गया है तीसरे में -5 की पावर -4 गुणा -5 की पावर -2। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ जो है वो आधार तो दोनों में क्या है समान है और पावर जो है वो गुणा में है। अब क्या करेंगे, अगर आधार समान हो और पावर गुणा में हो तब क्या हो जाएगा, आधार मतलब ये तो आधार हो गया और पावर गुणा में हो तो वो प्लस हो जाएंगे, मतलब पावर दोनों अलग अलग हैं। तो 4 -4 प्लस -2, तो ये अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे, और ये कितना है a की जगह -5 हो जाएगा। अब हम देखें इधर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -2 और -4 कितने हो जाएंगे -6 और इधर -5, तो ये भी सत्य है। फिर अगला है 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर -6 का मान 2 की पावर 11 होगा। अगर भाग वाली स्थिति आ जाए, आधार दोनों में क्या है समान है, आधार कितने हैं 2 है,
तो ये दो तो समान है। भाग की स्थिति में क्या होगा, ऊपर वाली जो पावर आएंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ 5 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 6 11, तो ये वाला 2 की पावर 11 वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें करनी है। पहला है आयत का प्रत्येक कोण। तो आयत वर्ग के जैसा होता है, मगर इसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, दो छोटी होती हैं। तो आयत ऐसा होता है, तो इसका भी प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब समकोण होगा। तो यहाँ आपको समकोण लिखना है। दूसरे वाले में है उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग अंतर्भाग बहिर्भाग में नहीं होता। तो यहाँ आपको लिखना है बहिर्भाग। तीसरा है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जो है वो कितना होता है, वो होता है 540 डिग्री। तो जो अंतःकोण है वो किस प्रकार निकालते हैं, तो n माइनस 2/n और गुणा 180 डिग्री, ऐसे अंतःकोण निकालते हैं। तो n क्या है, n यहाँ है जितने भुजाएं हैं, तो यहाँ 5 भुजाएं हैं, तो यहाँ आ जाएगा n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2/5 गुणा 180। 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3/5 गुणा 180 डिग्री। 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15 और 5 6 30। फिर 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। तो एक भुजा 108 डिग्री हो गई। इस प्रकार पांचों भुजाएं जो हैं वो जोड़ेंगे तो 540 डिग्री हो जाएंगी। तो यही इसका सही जवाब था। फिर आगे चौथा ऑप्शन इसका जो है उसमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लिखना है समद्विभाजित, आगे आगे है करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया गया खंड ए का खंड ब से मिलान करना है। तो यहाँ -4p गुणा 7r दे रखा है। तो यहाँ हम देखें -4p है और इधर माइनस नहीं है, इधर प्लस के 7r है। तो हम देखते हैं माइनस गुणा प्लस, तो वो क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुणा प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस होता है। तो ये 4 तरीके से ये बनता है। तो यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो मतलब आगे वाली संख्या माइनस में आएगी। प्लस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस आता है। 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 हो जाएगा, p को r से गुणा करेंगे PR हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है ये ए वाले से मैच हो जाएगा। दूसरे में है 2p गुणा 8q। तो यहाँ 2 को 8 से गुणा करो 16 हो जाएगा, p को q से गुणा करो PQ हो जाएगा। तो B का मिलान हो जाएगा D से। फिर है 3p, फिर ब्रैकेट में है 4 माइनस 8q। तो 3p को पहले 4 से गुणा करो, तो 4 को 3 से गुणा किया 12, और फिर p को 1 से गुणा किया तो p आएगा। तो 12p ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। फिर 3p को 8q से गुणा करना है, माइनस का चिन्ह बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 8 को 3 से गुणा किया 24 आएगा, p को q से गुणा किया pq हो जाएगा। इधर है 20p²। तो यहाँ हम देखें 4p गुणा 5p, तो 4 को 5 से गुणा किया 20, p को p से गुणा किया p²। तो ये d वाला 2 से मेल हो जाएगा। फिर हम बात करें 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों मतलब ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता या ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो वो आपको ज्ञात करना है। तो आपने अगर ताश की गड्डी देखी है तो उसमें आपको 52 ताश के पत्ते मिलते हैं, और ये 52 ताश के पत्ते जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो 13 पत्ते तो होते हैं चीड़ी के, इस प्रकार का होता है चीड़ी जो काला पत्ता होता है। एक 13 पत्ते होते हैं पान के जो लाल पत्ता होता है।
ये भी 13 है, ये भी 13 है। 13 पत्ते होते हैं ईंट के, तो ये भी लाल होते हैं, मतलब आर रेड, ये भी आर है रेड। तो ये 13 पत्ते लाल, ये 13 पत्ते लाल, तो 26 पत्ते तो लाल, 26 पत्ते काले होते हैं इसमें, चीड़ी के काले। और एक होता है हुक्म, तो हुक्म के भी 13 पत्ते काले, तो ये ब्लैक, ये भी ब्लैक, और ये रेड रेड। तो 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। इस प्रकार ये पत्ते होते हैं। और ये पत्ते एक से लेकर कौन कौन से होते हैं, एक पे तो आता है ए, फिर दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नोगी, नहला, दहला। फिर आता है जे, जिसको बोलते हैं गुलाब। फिर आता है क्यों, जिसको बोलते हैं बेगम। फिर आता है के, जिसको बोलते हैं बादशाह। तो ये 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पत्ते होते हैं और ये 4 प्रकार के ये होते हैं। तो इसी आधार पर हम नीचे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखते हैं 4 4 होते हैं सभी, ए भी 4 होते हैं, दुग्गी भी 4 होते हैं, तिग्गी 4 होती हैं, सभी जो हैं 4 4 होते हैं। तो यहाँ के बादशाह मतलब जो किंग हैं वो भी कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें 2 तो ब्लैक और 2 रेड। तो यहाँ एक काला बादशाह पूछा, मतलब एक ही पूछा है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा कितनी ताश की पत्तियाँ थी, 52। तो 1/52 ये हो जाएगा। अगर 2 काले बादशाह पूछते तो ऊपर 2 आ जाता, यहाँ एक ही पूछा है तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरे में पूछा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखते हैं आधे पत्ते तो लाल हैं, आधे काले हैं। तो लाल कितने हैं, 26 हो गए, 13 तो ईंट के और 13 पान के, और टोटल पत्ते 52 हैं। फिर ये 26 से कट जाएंगे, 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 रह जाती है। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो हम जानते हैं इक्के कितने थे, 4 थे, कुल ताश कितने हैं, 52 है। 4 से इसको काट दो, ऊपर तो 1, नीचे 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1/13 इस इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। फिर आगे है लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग की बेगम आपने देखा होगा 2 होती है, एक ईंट की एक पान की, कुल पत्ते होते हैं 52, 2 से 52 को काट दो, 1/26 ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, तो पहले लिखेंगे 9 6 0 4, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे। पहले छोटी संख्या से चलते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 1 बच गया, आगे 6 है, 2 अंठो 16, 0 का 0, 2 दूनी 4। फिर दोबारा करके देखते हैं, 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0, 2 एकम 2। फिर हम आगे बात करें 3, तो 3 से ये नहीं कटेंगे, 3 से आगे 21 होता तो कट जाता, मगर यहाँ 21 ये नहीं होंगे। 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे, 6 से भी नहीं कटेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, वो या तो 3 से कटेगा या फिर 7 से या फिर 9 से। तो हम 7 से करके देखते हैं, 7 तिये 21, तियो 3 शेष रहे, फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 शेष रहे, आगे 1 21, 7 तिये 21। फिर हम आगे और देखें तो ये 3 से भी नहीं कटेंगे, 7 से दोबारा काटते हैं, 7 चौको 28, 6 बच्चे, आगे 3 63 हो गए, 7 नमा 63। फिर 49 आए तो दोबारा ये 7 से कटेंगे, 7 7 49, 7 बार कट गए, फिर दोबारा ये 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7। अब हम देखें तो अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ये संख्याएं आई हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 7 7 का एक जोड़ा बन गया, इस 7 7 का एक जोड़ा बन गया। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 7। 2 को 7 से गुणा करें 14, 14 को 7 से गुणा करें कितने हो जाएंगे, 96।
तो क्षण में इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 7 49, 49 दूनी 96, 49 दूनी 98 होता है, 98। तो ये 98 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, मतलब आसन कोण कौन से होते हैं, पास पास के जो कोण होते हैं वो होते हैं आसन कोण। इनका अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज मान लो ऐसा होता है, इसमें ए बी सी डी, ये इसको नाम दे दो। तो इसमें आसन कोण मतलब पास पास वाले, एक कोण मान लो ये 3 है, ये 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में दो कोण जो हैं वो क्रमशः ए और बी है, और उनकी माप दे रखी है, इनको मान लें 3x और दूसरा हो जाएगा 2x, ये इनकी माप दे रखी है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम देखें कोण ए प्लस कोण बी बराबर, दोनों की माप 180 डिग्री आनी चाहिए। तो कोण ए की माप 3x है, कोण बी की माप 2x दे रखी है बराबर 180 डिग्री। पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। x निकालेंगे तो x के साथ 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, ऊपर 180 आ जाएगा। 5 को 180 से काटते हैं तो 36 अपने पास आते हैं, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री जो है वो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आगे बात करें, x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी अपने पास, 36 डिग्री। अब हम बात करें कोण ए निकालें कितने का था, तो कोण ए जो था वो 3x था, तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 36। 36 को 3 से गुणा करेंगे 108 डिग्री आ जाएगा। फिर हम कोण b की वैल्यू निकालें, कोण b था 2x बराबर 2 गुणा x की वैल्यू कितनी थी, 36 आई थी, ये रही। तो 36 दूनी 72 डिग्री, तो ये 72 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए जो है उसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, कोण सी होगा। तो ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 108 डिग्री के। उसी प्रकार कोण बी का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण डी, दोनों हो जाएंगे 72 डिग्री के। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कोण ए बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर 72 डिग्री, कोण सी बराबर 108 डिग्री और कोण डी बराबर 72 डिग्री। इस प्रकार ये हमें लिखना था। प्रश्न नंबर 19 है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। तो पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है, फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और उसके बाद में उसका अंतर मतलब उसमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालें। तो साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, एक तो मूलधन होता है, मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये। फिर दर दे रखी है 10%। फिर है समय दे रखा है 2 वर्ष। साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये इसका सूत्र होता है। तो 12,000 गुणा 10 गुणा 2/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 को 12 से गुणा किया, 12 दूनी 24 और आगे 1 जीरो है,
फिर 10 का एक जीरो हो गया, तो 2400 रुपये जो है वो साधारण ब्याज अपने पास आ चुका है। तो 2400 रुपये साधारण ब्याज आ चुका है, मतलब ये अपने पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जब एक निश्चित समय के बाद ब्याज मूलधन के साथ, ये मूलधन है, इसके साथ वो ब्याज जोड़कर अगली अवधि के लिए वो क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, और फिर ब्याज की गणना उस पर की जाएगी, तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए पहले हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस दर बट्टा 100 और फिर समय। तो ये पहले हमें मिश्र धन निकालना है, उसके बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो ये निकालेंगे, तो ये अपने पास क्या है, फिर मूलधन अपने पास है 12,000 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी है, 10 है, 10 बट्टा 100, समय है 2 वर्ष, मतलब 2 बार ये हमें लिखना है। तो 100 को 1 से गुणा किया 100 और इसमें 10 जोड़े 110, तो 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100 2 बार लिखना है। तो 12,000 गुणा 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100 2 बार लिखना है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 110 वाले 2 जीरो कैंसिल, 120 बचे हैं, इधर 11 गुणा 11 बचे हैं। 11 गुणा 11 को 120 से गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 15,246 रुपये। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन। चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, तो इसमें मिश्र धन से जो अपने पास मूलधन है वो इसको घटाएंगे। तो 15,246 इससे हमें घटाना है मूलधन। मूलधन है 12,600, 600 नहीं है, सिर्फ 12,000, 12,000 है, 600 नहीं है, इसमें 12,000 है। अब इसको घटाएंगे तो ये 6 के 6, 4 के 4, 2 के 2, 3, तो ये 3246 हुए हैं। और उधर अपने पास साधारण ब्याज कितना आया था, 2400 रुपये आया था। तो 2400 रुपये इस ये चक्रवर्ती ब्याज है, तो 3246 रुपये चक्रवर्ती ब्याज है और इसमें साधारण ब्याज है 2400 रुपये, ये इसमें घटाना है। तो 6 के 6, 4 के 4, 12 में से 4 गए 8 बचे, तो 846 रुपये जो है ये इन दोनों का अंतर आ जाएगा, यही इसमें पूछा गया था। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 उसके पास जानवर हैं और उनके लिए 6 दिनों का भोजन उसके पास रखा हुआ है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, मतलब 20 तो थे ही, 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, मतलब जब ज़्यादा जानवर हो जाएंगे तो भोजन कम दिनों के लिए चलेगा, इसलिए 6 से कम इसका जवाब आएगा। इसको कैसे निकालेंगे, माना कि अब भोजन x दिन तक के लिए पर्याप्त है, तो पहले लिखेंगे पशुओं की संख्या। पशुओं की संख्या पहले कितनी दी है, 20, और फिर ये बढ़कर कितने हो गए, 10 और आ गए तो कितनी हो गई संख्या, 30। फिर इसमें नीचे लिखेंगे दिनों की संख्या। दिनों की संख्या पहले थी 6 और अब हमने कितनी मानी है, x मानी है। अब हम क्या करेंगे, 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x। 20 को 6 से गुणा किया, 20 छिके 120 बट्टा 30 को x से गुणा किया, 30 x बट्टा नहीं, पहले इसको बराबरी कर लेते हैं, बराबर 120 बराबर 30 x। x निकालेंगे तो x के साथ जो संख्या है 30 वो तो नीचे चली जाएगी और 120 ऊपर रहेगी। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौकू 12, तो 4 दिनों के लिए वो खाना रहेगा, क्योंकि 10 पशु और आ गए तो इसमें 2 दिन कम हो जाएंगे। फिर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में
पूछा गया है समीकरण। तो इसमें समीकरण 3 फिर ब्रैकेट में है t-3 बराबर 5 ब्रैकेट में है 2t+1। इसको हमें हल करना है और अपने उत्तर की भी जांच करनी है। तो पहले हम ये लिखेंगे 3t-3 बराबर 5 और ब्रैकेट में 2t+1। सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट हल करते हैं। 3 को t से गुणा करते हैं तो 3t हो जाएगा। फिर 3 को 3 से गुणा करते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया। बराबर 5 को 2t से गुणा करते हैं तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और आगे t। फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। अब हम t वाले एक साइड में ले आते हैं और संख्या दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो 3t और फिर इधर बराबर क्या आ गया 10t। तो 10t प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस के 10t ये हो जाएंगे। बराबर आगे 5 है, इधर -9 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। 3t में से -10t कम करे तो माइनस के 7t अपने पास आ चुके हैं। बराबर 5 और 9 दोनों जोड़े 14 हो गए। अब t निकालेंगे तो t बराबर 14 बट्टा इसके साथ जो 7 है माइनस का वो नीचे चला गया तो -7 हो गए। 7 को 2 से भाग दिया, 7 दूनी 14। तो -2 जो है वो इस t की वैल्यू आ चुकी है। यही क्या अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट जो होता है वो वर्ताकार होता है। तो इस वर्ताकार भाग में आपको ये आंकड़े संकलित करने हैं। तो आप जानते हैं कि जो वर्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 में पहले इनकी डिग्री ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके कोण निकालेंगे। घायलों की जो संख्या है वो 2018 में 20 है। तो 20 बट्टा टोटल कितना है 72 है। तो सबसे पहले घायलों की संख्या जो है वो 2018 वाला निकाल रहे हैं। 2018 में 20 बट्टा 72 गुणा टोटल कितना है 360 डिग्री। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। 2 से इसको काट देंगे 10। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 डाए 100। 100 डिग्री तो हो जाएगा अपना 2018 का। इसी प्रकार 2019 का निकालेंगे। तो 2019 बराबर 12 बट्टा 72। 12 छक्कों 72, 6 और इधर 360। 6 को 36 से करेंगे 36 और आगे 0। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। 18 वाला भी ऐसे ही निकालेंगे। 2020 लिखेंगे बराबर 18 बट्टा 72 गुणा 360। 18 दूनी 36 और 18 चौकों 72। 4 को 36 से करेंगे 9, 0, 90 डिग्री। तो तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री। फिर 2021 का निकालेंगे। 2021 बराबर 22 बट्टा 72 गुणा 360। 360 को 72 से काटेंगे तो ये तो 10 हो जाएंगे। 36 एकम 36 और 72 2 से कट जाएगा। 36 दूनी 72। 2 22 से कट जाएगा 11। 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपने पास सभी आंकड़े आ चुके हैं। कितने कितने हैं? एक तो 100 डिग्री हो जाएगा, 2018 का 100 डिग्री, 2019 का 60 डिग्री, 2020 का 90 डिग्री और 2021 का 110 डिग्री। तो अपने पास ये डिग्री आ चुके हैं। तो ये हमें बनाना है। तो पहले यहाँ से हम बनाएंगे। तो 90 तो यहाँ आता है। तो पहले 2018 में 100 आया था तो 100 यहाँ से कर दो। मतलब ये जो हिस्सा है ये तो हो गया 2018 का। 2019 की बात करें
तो इसमें कितने डिग्री आई थी, इसमें 60 आई थी, तो 60 मान लो इतनी हो गई, तो ये हो गया 2019। फिर एक आई थी 90, तो 90 इसका बीच का है, तो ये इसमें 90 आई थी, 90 डिग्री हो गई 2020 में। और 2021 में 111 डिग्री आई थी, तो 111 डिग्री 2021 वाला ये हो चुका है। तो इस प्रकार ये पाई चार्ट आपको बनाना था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड आपको करने हैं। तो जो व्यंजक दिए गए हैं इनके गुणनखंड आपको निकालने हैं। आप किस प्रकार इनको सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें अथवा भी दे रखा है, या तो ये चारों क्वेश्चन करो या इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो करो। तो हम सभी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसमें पहला है p² + 6p + 8। इसको कैसे हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे इतना, फिर इसमें आगे लिखेंगे p² + 6p + 9 लिखेंगे, क्योंकि 8 लेने के लिए हम -1 कम कर देंगे, -1 कम करेंगे तो भी वही 8 रहेंगे। और यहाँ हमने अगर पहले 8 थे तो 9 कर दिए तो भी ये 8 ही हैं, क्योंकि आगे हमने -1 ले लिया है, इसका प्रयोग हमने किया है। फिर हम करेंगे इसको p², फिर ये जो 6 है इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, एक तो 2 का और एक 3 का। p² + 2 × p × 3, तो ये वही हो गया, 3 दूनी 6p हो गया ये इतना का। फिर प्लस ये 9 क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना था, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और आगे ये ब्रैकेट में आ गया, और आगे -1 है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ अपने पास 2 स्क्वायर वाले आ गए, एक तो p² वाला, एक 3² वाला। तो p + 3 जो है इसको तो हम स्क्वायर में लिख देंगे, फिर -1² माइनस क्या हो गया, 1² हो गया। फिर हम आगे देखें तो इसमें p + 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में क्या है, स्क्वायर है। तो p + 3 + 1, एक ब्रैकेट ये हो गया, और एक हो जाएगा p + 3 - 1, एक बार ये प्लस का हो जाएगा, एक बार ये माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इसके 2 बॉक्स बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें तो इसमें जोड़ें तो p + 4 हो जाएगा, एक बॉक्स तो हो जाएगा p + 4, दूसरे में 3 - 1 है तो ये घट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा p + 2, तो ये 2 बॉक्स हो गए। तो ये हमने इसका पहले वाला सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम इसके सॉल्यूशन सेकंड की बात करें, इसमें दे रखा है 49 x² - 36। इसको किस प्रकार हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 7 का स्क्वायर है, हम जानते हैं। तो 7x² हो जाएगा, -36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये 6² हो जाएगा। अब इसको हम करें तो 7x + 6, एक बार तो ये प्लस में लिखना है, और एक बार 7x - 6, एक बार ये माइनस में लिखना है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है कि ये हमने किस आधार पर किया है, तो अपना एक फॉर्मूला है a² - b², उसके आधार पर हमने ये किया है। उसमें क्या होता है, एक बार तो a + b होता है और एक बार a - b होता है, इस आधार पर हमने ये क्वेश्चन किए हैं। अब हम बात करें अगला am वाला, थर्ड वाला am² + bm² + bn² + an²। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो इसको हम हल करें तो am² + bm², एक जोड़ा तो एक साइड में ये बना लें, फिर प्लस bn² + an², एक साइड में m वाला जोड़ा बन गया, एक साइड में n वाला। तो इस प्रकार हम इसको कर लेंगे। फिर इसमें a b अलग अलग है, a + b, और
एम स्क्वायर दोनों में सेम है तो एम स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे में क्या है बी और ए, बी प्लस ए, और इसमें एन कॉमन है तो एन स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी, एक जोड़ा तो ये हो गया, इसमें भी ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है, तो दोनों का एक जोड़ा ले लिया। फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक जोड़ा ये हो गया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम बात करें तीसरे वाले की, तो इस तीसरे वाले में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इसको भी हम हल करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके भी हम दो जोड़े बना लेते हैं। 15xy माइनस 6x, एक जोड़ा तो ये बना लेते हैं। फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा जोड़ा इसका बन जाएगा 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 वाला दूसरा जोड़ा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या लें, तो इसमें एक तो x कॉमन है और एक 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड होंगे, तो 3x इनमें कॉमन हो जाएगा। इसका हम भाग देंगे 3 का 15 में तो 5 आ जाएगा, 5y बचेगा क्योंकि x तो बाहर निकाल लिया। फिर है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार आएगा, x तो बाहर पहले ही आ चुका है तो एक बार तो ये हो गया 5y माइनस 2। फिर प्लस इधर तो 5y माइनस 2 रहेंगे, इसमें कॉमन 1 आ जाएगा, 1 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, क्योंकि हमें दो जोड़े बनाने हैं इसलिए हमने 1 लिया है। फिर हम देखें 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो एक जोड़ा तो ये आ जाएगा 5y माइनस 2 का। दूसरा जोड़ा हम देखें 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम देखें अथवा वाला, अगर आपने वो कर लिया, अगर आपको वो अच्छा था तो वो करो, वरना आप ये कर सकते हो। इसमें है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार उसमें भाग देने हैं। पहला है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसमें भाग देना है y प्लस 5 का। तो इसको आप किस प्रकार करेंगे, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका ब्रैकेट हल कर लेते हैं। तो इसमें वाई स्क्वायर प्लस आगे जो 10 है, तो इस 7 के भी हमें 2 टुकड़े करने हैं, जिनको हम जोड़े घटाएं तो 7 हो जाएं और गुणा करें तो वो 10 हो जाए। 10 वाई स्क्वायर वो होना चाहिए, 10 को y से गुणा करेंगे 10y स्क्वायर, तो इसके 2 जोड़े ऐसे करने हैं कि वो गुणा करने पर 10y स्क्वायर हो जाएं और प्लस माइनस करने पर 7y रहें, तो y स्क्वायर तो ऐसा कैसा आ गया। फिर इसके 2 जोड़े करेंगे तो 2 और 5 के जोड़े कर ले, 2y प्लस 5y, दोनों को गुणा करें तो 10y स्क्वायर हो जाता है और दोनों को जोड़ें तो 5 और 2 7y हो गया, और आगे है प्लस 10, तो ये अपने पास इसका एक गुणनखंड बन चुका है। अब क्या करें, इसमें हम कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या है इसमें देखें तो इसमें y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया, फिर इसमें भाग दिया y का y, इधर y स्क्वायर है, एक y बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस आगे 2, फिर इसमें कॉमन क्या है 5y और 10 में, इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, फिर 5 को y में भाग दिया तो y आया, और 5y में 5 का भाग दिया तो अकेला y आया, और 10 में 5y का भाग दिया तो 2 आ गए। 5y का नहीं, सिर्फ 5 का, यहाँ 5 ही बार है, y प्लस 2 ये हो गए, तो एक जोड़ा तो बन गया y प्लस 2 का और एक जोड़ा बन गया y प्लस 5 का, y प्लस 5 का, तो ये इसका समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे, अतः y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 भाग y प्लस 5, तो इसमें भाग देंगे तो ये 2 जोड़े तो ऊपर लिख देंगे और नीचे बट्टा y प्लस 5 लिख देंगे। y प्लस 5 लिख दिया, ये हमने समीकरण 1 वाला लिया है। अब हम क्या करेंगे, y बट्टा 5 लिख दिया तो y प्लस 5 तो कैंसिल हो गए, और y प्लस 2 जो है ये इसका सही आंसर आ चुका है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा y प्लस 2।
अब दूसरा देखें 5 पी क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसमें भाग देना है 2p और ब्रैकेट में है पी प्लस क्यू का। तो इसको हम किस प्रकार करें? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट इधर वाले का ब्रैकेट हटाएंगे। 5p क्यू को पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5p क्यू को अब हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार वो प्लस का एक बार वो माइनस का, ये इस वाली स्थिति यहाँ हो रही है पी स्क्वायर वाले में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले तो लिखेंगे 5p क्यू और फिर ब्रैकेट में एक बार तो ये प्लस में एक बार ये माइनस में, कौन सा, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 5p क्यू ये बाहर रहेगा। फिर हम इसको आगे करें तो ये 5p क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसमें भाग देना है 2p p प्लस क्यू का। इसको हम लिखेंगे 5p क्यू फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसमें भाग देना है 2p p प्लस क्यू का, ये इसमें भाग देना है। अब हम इसको हल करें तो हम देखेंगे 5 ऊपर वाले में 5 गुणा p गुणा q, ये तो हो गए। फिर ब्रैकेट वाले देखें p माइनस क्यू गुणा p प्लस q, तो ये प्लस माइनस वाले पी क्यू लिख दिए, नीचे 2p और फिर ब्रैकेट में भी है p प्लस क्यू। अब हम p प्लस क्यू को p प्लस क्यू से काट देते हैं। अब ये अपने पास आ गया 5/2 पी क्यू और नीचे p है तो p से p कैंसिल हो गया तो 5q और फिर 5/2 तो इधर q बचा है और इधर ब्रैकेट वाला p माइनस क्यू बचा है। तो ये जो है ये इसका सही जवाब आ चुका है अपने पास। अब हम देखें थर्ड वाला, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, इसमें भाग देना x प्लस 1 का। तो इसको हल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ये तो ऊपर वाला ये हो गया और इसमें भाग देना है x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 ये वाला तो ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये अपने पास बचे हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 और नीचे बट्टा 1 बचा है अपने पास। तो ये 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने पास इसका आंसर आ चुका है x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये तो बहुत ही आसान था। अब हम देखते हैं इसका चौथे वाला पार्ट। चौथे में है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 और इसमें भाग देना है p माइनस 1 का। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो इसको हम करेंगे 5p स्क्वायर माइनस, पहले हम इसका कॉमन ले लेते हैं। तो इसका कॉमन अगर हम लें तीनों संख्याओं का तो इसमें 5 से ये भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है, 20 भी डिवाइड होता है। तो हम पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। 5p स्क्वायर में 5 का भाग दें तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा सिर्फ p स्क्वायर। फिर माइनस 25p में 5 का भाग दें तो 25 5p अपने पास आ जाएगा। फिर आ गया प्लस 20 में 5 का भाग दें 4 आ जाएगा, ये अपने पास आ चुका है। फिर हम देखें 5 तो अपने पास कॉमन है ही, p स्क्वायर माइनस, फिर हम 4 को p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4p स्क्वायर। अब हम गुणनखंड बनाने के लिए बीच में ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर तो 4p स्क्वायर हो जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस 5p आ जाए। तो हम देखें तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी ऐसी 4 1 वाली हो जाएगी। मगर 4 1 वाली कैसे लिखेंगे, पहले माइनस p, एक p लिख दें या अकेला p लिख दें, फिर आगे हम लिखेंगे इसको माइनस 4p। अब माइनस 1p
-4p को जोड़ेंगे तो -5p अपने पास हो जाएगा, और -1p को -4p से गुणा करेंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा, जो अपने पास ये था, ये दोनों का स्क्वायर। अब हम आगे +4 लिख दें तो ये अपने पास हो चुके हैं। अब हम बात करें तो अब हम 5 को तो अलग रखेंगे, फिर बड़ा कोष्टक लगाएं। इन दो में क्या कॉमन है, p स्क्वायर और -p में, तो इसमें p कॉमन है, तो p स्क्वायर में p का भाग देंगे तो p बचेगा, माइनस इधर 1 बचा, p में p का भाग दिया, 1 बार गया, फिर -4p, और 4 में कॉमन क्या है, 4 है, 4p में 4 का भाग दिया, p अकेला आया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में 4 का भाग दिया, 1 आया। तो ये अपने पास इसके दो कॉमन जोड़े आ चुके हैं। कौन कौन से, एक तो आ चुका है अपने पास p-1 वाला, ये और ये एक जैसा जोड़ा है, और एक p-4 का, तो ये अपने पास दो जोड़े आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो इसमें पहुँच गए, अब हमें इसमें p-1 का भाग देना है। अब अपने पास ये संख्या आ चुकी है 5 p-1 और p-4, इसमें p-1 का भाग देना है, तो p-1 कट गया, तो अपने पास आया 5 और आगे p-4, तो ये अपने पास आंसर आ गया। p ब्रैकेट में आ जाएंगे 5 और ब्रैकेट में आ जाएंगे p-4, तो ये इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न नंबर 24 है, एक घनाभागार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की ऊंचाई आपको बतानी है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई आपको बतानी है। तो आप जानते हैं जो घनाभ होता है उसका आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तीनों जो है ये 1800 घन सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें एक तो ये दे रखी है लंबाई, एक ये दे रखी है चौड़ाई, ये दोनों दे रखी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 1800 में आपको 40 गुणा 30 1200 गुणा h निकालेंगे, इसमें भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और फिर 12 को 18 से भाग दिया तो 4 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12 6 3 18, 2 को 3 से किया तो 2 एकम 2 1.5 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। अब हम देखें अगला 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन आपको बताना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर दे रखा है, एच नहीं दे रखा है, तो वो एच हमें ये इनसे निकालना पड़ेगा। तो आप इस आधार पर इसको निकाल लेंगे। फिर हम देखें अथवा वाले में, चाहे तो आप ये दोनों करो, ऊपर वाला और ये, या फिर नीचे वाले कर सकते हो। इसमें दिया गया है एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा 54 वर्ग मीटर तथा सम्मुख शीर्षों से उसके विकिरणों पर खींचे गए लंब 8 मीटर तथा 4 मीटर है। तो विकिरण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये एक चतुर्भुजाकार इस प्रकार से एक बगीचा है, तो इसका एक लंब यहाँ से खींचा गया, एक यहाँ से। इस विकिरण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। एक की तो ये दे रखी है 8, एक ये दे रखी है 4, तो ये आपको ज्ञात करनी है। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 54 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये शायद 9 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करें, एक घनाकार कमरे का आयतन जो है वो 64 घन मीटर है। तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का जो आयतन है वो निकालेंगे, तो वो होता है एल स्क्वायर, मतलब भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। घनाकार कमरे का जो आयतन है वो भुजा क्यूब है। तो ये किसके बराबर है, 64। तो 64 की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये एल जो है वो अपने पास 4 मीटर आ चुकी है।
अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का निकालना है, तो वो हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो इस L की जगह हमें 4 रखना है, तो 6 गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 4 हो जाएगा, तो 6 चौको 24। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ से संबंधित है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वृत्त की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख आपको बनाना है। वृत्त की भुजा सेंटीमीटर में और वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में नीचे दिया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि दिए गए आंकड़ों को दर्शाने के लिए वृत्त की भुजा सेंटीमीटर में लिखनी है, जो अक्ष पर, मतलब जो ग्राफ है वहाँ पर एक तो अक्ष होगा, ये तो अक्ष वाला है, एक वाई वाला अक्ष, ये वाई वाला अक्ष है। तो इस पर तो वृत्त की भुजा ये लिखनी है, और इस वाई अक्ष पर यहाँ पर क्षेत्रफल वाला लिखना है। तो सबसे पहले ये लिखना है, फिर 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर का ग्राफ रखेंगे, जैसे 2 इकाई होंगी तो 1 सेंटीमीटर मानेंगे, और यहाँ 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर हम मानेंगे। फिर हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। 2 4 का 1 हो गया, 3 9 का 1 हो गया, 4 16 का 1 हो गया, और 5 25 का 1 हो गया, और 6 36 का 1 हो गया। इस प्रकार इनको हम लिख लेंगे। उसके बाद में हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करके देखते हैं। इस प्रकार ग्राफ होगी, तो यहाँ हम लेंगे नीचे, यहाँ से मान लो ये जो लाइन है यहाँ से हम लेंगे, तो देखते हैं ये लाइन यहाँ से ले लेते हैं। चलो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये अक्ष हो गया, ये तो अक्ष है, ये माना था 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया अपना वाई अक्ष, ये माना था 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। इस पर तो क्षेत्रफल लिखना है, और इस पर वृत्त की भुजा लिखनी है। भुजा, तो भुजाएं जो हैं वो दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 भुजाएं दे रखी हैं। और इधर जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है, वो हमें लिखना है 4 8 12, 4 4 के अंतराल में 16 20 24 36, ऐसे ऊपर चलते जाना है। ये 0 बिंदु रहेगा। फिर हम इसको ग्राफ पर लिखेंगे, तो अपने पहले वाला आंकड़ा था 2 और 4 का, तो यहाँ 2 पर और इधर 4 पर, यहाँ टिक कर लेंगे। फिर दूसरा आंकड़ा था 3 9 पर, तो इधर ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे। तो अब 3 वाले में 9 9 यहाँ मिलेगा, तो यहाँ हम टिक कर लेंगे। फिर चौथे में 4 16 मिलेगा, तो इस 4 वाले पे चलेंगे, तो 16 इधर है। और फिर 5 25 वाले पे चलेंगे, और ऊपर है, तो ये सीधी लाइन नहीं है, ऐसे ये टेढ़ी लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें हम आगे बात करें, तो इसमें पूछा गया कि यह एक रेखिक आलेख है क्या। तो ये एक रेखिक आलेख नहीं है। रेखिक आलेख होता तो वो सीधा रेखा में गमन करता, तो ये बीच में टेढ़ा होता जाता है। इस क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यह एक रेखिक आलेख है क्या, तो फिर ये एक रेखिक आलेख नहीं है, लिखना है। और फिर इसमें पूछा गया था यदि वृत्त की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे वो लाइन आगे बढ़ती जाती है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे वृत्त की भुजा, तो भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, तो 7 गुना 7 कितना होता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगला, वृत्त की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें भी वही है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वृत्त की भुजा और परिमाप। वहाँ पर वृत्त की भुजा और क्षेत्रफल दे रखा था, यहाँ परिमाप दे रखा है। तो निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख आपको बनाना है। तो इसमें भी वही लिखना है। इसमें क्या करना है, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर वाला तो वो अक्ष वाला लेना है, और 1 इकाई 1 सेंटीमीटर वाई वाला लेना है। ये आपका 0 बिंदु रहेगा। यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक लिखने हैं, और इधर आपको 24 तक लिखने हैं।
4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे इस प्रकार इधर लिखने हैं। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ पर। इस प्रकार हम इसको देखें तो ग्राफ पर ये तो अक्ष वाला अक्ष हो गया, अक्ष वाला, और ये वाई वाला अक्ष हो गया। इस पर तो परिमाप, इस पर भुजा, भुजा 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाती है? 6 तक जाती है, 6 तक। और ये 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे 4, 8, 12, 16, 20 इस पर लिख देंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देंगे। अब हम देखें तो इसमें पहले दिया गया है 2 और 8, तो 2 ये है, 8 इधर है, तो यहाँ हमें बिंदु लगानी है। फिर दिया गया है 3, 12, तो 3 ये है, 12 ये है, इधर बिंदु लगानी है। फिर दिया गया है 3.5 और 14, तो 3.5 इसके सेंटर में होता है, 14 इसके सेंटर में होता है, 12, 16 के, तो ये भी सेंटर में है। तो फिर दिया गया है 5, 20, तो 5 यहाँ है और 20 यहाँ है, इस प्रकार। फिर दिया गया है 6, 24, 6, 24 ऊपर है। तो इसको हम देखें तो ये एक सीधी रेखा के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर हम देखते हैं। इसमें पहला पूछा है क्या यह एक रेखिक आलेख है? तो यस, यह एक रेखिक आलेख है, तो ये लिखना है हाँ ये एक रेखिक आलेख है। दूसरे में पूछा है यदि वृत्त की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिमाप आपको लिखना है। तो अगर वृत्त की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वहाँ हम देखें वृत्त की जो भुजा है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो जो है वो अपना वर्ग का परिमाप आ जाता है। इसी के साथ ये मॉडल क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।